1978 की सर्दी के बीच 15 साल की उम्र में मायके से सैकड़ों मील दूर ब्याह करके आई हमारी सितली फुआ, या यूं कह लो शीतला देवी। अपनी पीढ़ी में सबसे पहले नंबर पर आने वाली सितली फुआ तब ससुराल आई जब इनके भाई बहनों की गिनती अभी जारी ही थी। उन दिनों आने जाने के साधन और सामर्थ्य दोनों ही कम थे, इसलिए विदाई के बाद अम्मा की 13वीं के अलावा किसी और मौके पर वो नैहर ना आ सकी। फुआ जी की नैहर और ससुराल की आर्थिक स्थिति भी एक ही प्रकार की थी। दोनों एक दूसरे की तकलीफ भली भांति जानते थे। मीलों दूर आने जाने का खर्चा किसको ही सुहाए भला, इसलिए न ससुर जी को उन्हें मायके ना भेज पाने का कोई मलाल रहा और ना ही बाबूजी को बेटी को घर बुलाने की कोई परवाह। फुआ को भी उनसे कोई शिकायत ना रही, क्योंकि वो अपने ही बाल बच्चों में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया और अब करीब 35-40 साल बाद सितली फुआ के बहू बेटों का ज़माना आ गया। इसलिए इस बार जब भतीजी की शादी का न्योता आया तो उन्होंने माँ को नैहर भेजने में कोई आनाकानी नहीं की। वैसे भी इस उम्र में अब काम ही क्या था उनका वहाँ जो मना करते, बहुएं थी ना। अरे कुछ भोजन पानी मिलेगा या नहीं? हाँ, लगाते हैं, खाना लगाते हैं। हम जाएं? क्या करोगी जाके? अरे अरसों बीत गए और हमारा यहाँ उतना काम काज भी नहीं रहा। वहां जाकर भी कौन सा कोई काम करोगी? और इतना दूर आने जाने का क्या मतलब है? फालतू का खर्चा। हम थोड़ा पैसा जुटा रखे हैं, आपसे नहीं मांगेंगे। मतलब तुम जाए बिना मानोगी नहीं? बच्चे सब भी बोले कि तुम चली जाओ माँ, हम घर का देख लेंगे। और बाबा से मिले भी बरस हो गए, इस बार हमें जाना है। अब मन बना ही लिया है तो जाओ। हम पानी लाते हैं। आज बड़े सालों बाद शीतला देवी नैहर चली थी तो उनका शौक भी कुछ ज़्यादा ही चर्राया था और जोश भी भरपूर था। आज फुआ ने पाई पाई जोड़कर वर्षों से छुपा के जो धन इकट्ठा किया था उसकी गठरी खोल डाली। तैयारियों में कोई कसर ना छूटे इसका उन्हें खास ख्याल था, इतना कि उन्होंने अपनी औकात से भी अधिक तैयारियां की थी। अपनी भतीजी के लिए वो साड़ी ब्लाउज का सेट और उस पर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक जोड़ी बिछिया भी रख ली। उनकी लंबी गैर मौजूदगी के दौरान आई हुई नई नवीली दुल्हनों को भी मुंह दिखाई देने के लिए कुछ ना कुछ खरीद के रख लिया। अब तक सितली फुआ जितना भी धन चुरा बचा के जुटा रखी थी, लगभग सब कुछ इस नैहर के न्योते पर न्यौछावर कर डाली। सारा सामान बांध लेने के बाद जब फुआ को अचानक अपना एक पुराना पिटारा दिखा, उनके चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो गई। पिटारे में उनके बचपन की कई यादें थी, लेकिन उनकी नज़र केवल एक ही चीज़ पर पड़ी, उनकी पुश्तैनी लोकगीतों की डायरी। अम्मा ने ब्याह के पहले उन्हें डायरी थमाते हुए समझाया था कि इसमें लिखे गीत पिछली कई पीढ़ियों से पूजा पाठ शादी ब्याह में गाए जाते हैं। अम्मा तो रही नहीं, तो चलो इन्हीं गीतों के बहाने सबको शादी में अम्मा की मौजूदगी का भी एहसास हो जाएगा। फुआ ये सोच सोच कर फूले ना समा रही थी। रेलगाड़ी से 36 घंटे की यात्रा के बाद आखिर उनका लंबा इंतजार खत्म हुआ और वह रिक्शे से उतरकर नैहर के द्वार पर आ खड़ी हुई। जितनी दूर नजर घुमाए उतनी दूर उनको पहले जैसा कुछ दिखे ही ना। सारा नजारा बदल गया था। उन्हें लगा कि वो भटक कर किसी और गांव में आ गई हैं, लेकिन द्वार पर खड़े पीपल के पेड़ ने उन्हें भरोसा दिला दिया कि यह उनके बाबा का ही गांव है। दरवाजे पर पहुंचते ही सामने बरामदे में तख्त पर बाबा बैठे हुए नजर आए। बाबा,
इस तरह रोने की आवाज़ चौखट के भीतर गई तो सबको समझते देर न लगी कि सितली फुआ पधार चुकी हैं। माँ कहो ना फुआ से अब तो चुप हो जाए। हमसे ना होगा ये नाटक, माँ बता दे रहे हैं। अरे इनके जमाने में तो ऐसा ही होता था। लड़कियों को मायके आने जाने पर माँ का आंचल और बाप का पैर पकड़कर रो लेने की प्रथा थी। तो बस वही कर रही हैं ड्रामे। तुम भी सीख लो दीदी, विदाई में कैसे रोते हैं। सुना है जो लड़की सबसे ज्यादा चिल्लाकर रोती है ना, उसका अपने मायके से प्यार उतना ही गहरा होता है। हाँ भी देखिए ये सब ड्रामे। कौन हरे बाबा हम सितली पहचानत नहीं की। सितलिया। फुआ की आंखों पर चश्मा चढ़ चुका था मगर अकल पर नहीं। वो भी तुरंत समझ गई कि बाबा की अब उम्र हो चली है। तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए उठी और अपनी बड़ी शौक से तैयार की हुई पेटी खोलने लगी। कि जिज्जी को इतने के लिए इतना कष्ट उठाकर वहां से यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी। ना उनके लायक भी नहीं है ये 300 की साड़ी। इससे अच्छा होता कि शगुन में एक लिफाफा ही भेज देती, मेरे किसी काम तो आ जाता। सूरज ढला और शादी वाले घर में संध्या की चहल पहल चालू हो गई। शाम के कार्यक्रम में आई महिलाओं के समूह में फुआ भी अपनी डायरी के साथ पसार कर बैठ गई। एक आध बार राग छेड़ने की कोशिश की लेकिन वहाँ मौजूद महिलाओं की बातें लगातार चालू रही। फुआ एक लाइन गाएं फिर चुप हो जाएं। आखिर उन्होंने एक एक करके सबसे विनती की कि आप सब लोग थोड़ा शांत हो जाएं तो इस रस्म में थोड़े गाने बजाने भी हो जाएं। अरे तनी गीत गा लिया जाए। हो बेटी के दिया कन्यादान होगा। सही, इतनी बेकार थी सड़िया। छुटकी बहू जी की नाक भाव तो यही बता रही थी, और तो और बिछिया भी बड़ी हल्की। बताओ मन, घर में भी कैसे कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग तो खाली अपनी बर विदाई लेने चले आते हैं। वही तो, अब दुल्हन के लिए ऐसी 2 कौड़ी की साड़ी लाई है तो बाकी जने के लिए क्या ही लाई। क्या बात होता। अरे वो भाऊजी की सबसे बड़ी ननद जो न जाने कौन से परदेश से आई हैं।